हेलो दोस्तों, मैं पी के मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का चैप्टर लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर पहले ही करवा दिए थे, इसकी केवल थ्योरी करवाना है। तो अभी आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था, इस नियम के अनुसार संसार के सभी कण एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। यानी दो कण हैं, मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, तो ये दोनों कण जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ये वाला कण जो है इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, और ये वाला कण इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। तो जितने भी कण हैं, कोई भी हो, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, तो पृथ्वी को हम लोग अपनी ओर खींच रहे हैं और पृथ्वी हम लोगों को अपनी ओर खींच रही है। अब समस्या यहाँ पे है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी का मान अधिक है, हम लोगों का कम है, इसलिए हम पृथ्वी पर आकर खींच के खड़े हो गए हैं। और अगर यहाँ पे अभी जैसे चंद्रमा चंद्रमा का जो है जी का मान पृथ्वी के जी के मान से कम है। यहाँ पे हम देखते हैं जो एफ बराबर, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम न्यूटन ने दिया था, एफ एफ समानुपाती का हो, समानुपाती m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये जो जी है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो गया। यानी ये जी का मान हो गया। m1 m2 जो दो द्रव्यमान की यहाँ पे बात कर रहा है, दो कण की, यानी एक कण और दो कण, दूसरा कण, उन दोनों कणों के आपस में द्रव्यमान जो है m1 और m2 हो जाते हैं। यानी जैसे पृथ्वी और कोई भी पृथ्वी पर रखा पदार्थ, या पृथ्वी जिस पदार्थ को अपनी ओर खींच रही है, जिस कण को, वो हो गया। और आर स्क्वायर जो होता है, ये क्या हो जाती है, ये उस ग्रह की त्रिज्या हो जाती है। यानी जैसे पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या, और अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा की त्रिज्या, ये हो गया। तो यहाँ से हमको जी का मान निकलता है। जो जी का मान होता है विभिन्न ग्रहों पे अलग अलग होता है। अब अगर यहाँ पे जो पृथ्वी पर जी का मान होता है, देखिए, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलते हैं, पृथ्वी जैसे दो पदार्थ, दो कण की हमने अभी बात किया था, तो उसमें अगर एक कण पृथ्वी होगा तो उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो पृथ्वी की ओर गति करती हुई वस्तु के वेग के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब ऊपर से कोई पत्थर फेंका गया तो ये पृथ्वी की ओर आता है, हम लोग जानते ही हैं पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब पृथ्वी की ओर जब ये आ रहा है तो इसमें समय के साथ में इसके वेग में जो परिवर्तन होता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन होता क्यों है, क्योंकि जो भी पृथ्वी जो है अपनी ओर किसी को भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये इस वेग से इधर आ रहा है, तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है वेग में, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, जो विभिन्न ग्रह हैं, विभिन्न ग्रह पे जी का मान अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर हमने आपको पहले भी बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जितने भी जी का मान जहाँ भी रहेगा उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही डिनोट करेंगे। यानी पृथ्वी का 9.8, सूर्य का सबसे अधिक होता है, सूर्य का 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुध का हो गया 3.6। ये तीनों जरूर याद रहना चाहिए, पृथ्वी का 9.8, सूर्य का 274 यानी 274, और 3.6 बुध का। ये तीनों जरूर याद रहे। इसके बाद प्लूटो का एक याद कर लेंगे, प्लूटो का सबसे कम होता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा याद रहे तो ये भी याद कर लीजिए, मंगल का 3.8, बृहस्पति का 26, शनि का 11, वरुण का 14, अरुण का 10.7, शुक्र का 9 यानी 9। ये सारे हो गए, लेकिन इसमें इन चारों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। पृथ्वी 9.8, ये तो सबको पता ही होता है। सूर्य का 274 होता है सबसे अधिक, प्लूटो का सबसे कम होता है 0.4, और एक बुध का पूछा जाता है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं संतुलन। संतुलन क्या होता है, संतुलन जो होता है ये पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हो, देखिए एक बात तो यहाँ समझ लीजिए, कोई भी वस्तु है, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों पे बहुत सारे बल काम कर रहे हैं। अब यह है कि हमको पता नहीं चलते हैं, तो कई सारे अनेक बल कार्य कर रहे हों और वस्तु ना तो रेखीय और ना ही घूर्णन गति करे, तो इस स्थिति को संतुलन कहते हैं। अब देखिए,
जैसे यहाँ पे हम एक पिंड मान लिए, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, और एक पिंड ये है, एक पिंड ये, एक पिंड ये, 4 पिंड हो गए। इस पिंड के चारों ओर 4 पिंड हो गए। अब ये वाला पिंड देखो, सब में जी का मान है। हमने बात किया था कि सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी ये वाला पिंड जो है ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसके अलावा ये चारों भी अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अब अगर ऊपर वाला जो पिंड है इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो अगर उस ये ऊपर वाला और नीचे वाला अगर समान वेग से खींचेगा अपनी ओर, तब तो ये वस्तु यहीं पे रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे। लेकिन अगर ऊपर वाला ज़्यादा बल से खींच लिया तो ये ऊपर चली जाएगी, नीचे वाला ज़्यादा बल से खींचा तो नीचे वाला। तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति में तभी रहेगा जब ये ऊपर वाला और नीचे वाला समान वेग से खींचे या समान बल से खींचे। तो समान बल से खींचेगा तो ये इसी स्थिति में रहेगा। और वही चीज़ इन दोनों पे भी लागू होना चाहिए, ये दोनों भी अपनी ओर समान बल से खींचेंगे तो ये वस्तु यहीं पे रहेगी, यानी संतुलन की अवस्था बनेगी। यानी संतुलन कहने का मतलब जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहे तो उसे ही संतुलन कहते हैं। इसके बाद संतुलन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अस्थाई संतुलन, एक होता है अस्थाई संतुलन, एक होता है उदासीन संतुलन। अस्थाई संतुलन क्या है? अस्थाई, अस्थाई दूसरा, अस्थाई तीसरा है उदासीन। अब देखिए अस्थाई संतुलन कहने का मतलब वो है कि कोई वस्तु है वो रखी है, जैसे जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रखी रहे, उस पर अगर बल भी लगाया जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं हो। अगर थोड़ा से बल लगाने के बाद परिवर्तन हो लेकिन बल हटाने के बाद पुनः वह अपनी वही स्थिति प्राप्त कर ले। जैसे मान लीजिए एक कुप्पी हो गई, कुप्पी ऐसी होती है, ऐसे औंधे मुंह हम रख देते हैं इसको, कुप्पी को। तो अब ये क्या है, इस पर अगर हल्का से हम बल लगाते हैं तो ये हल्का से बल लगाएंगे तो ये थोड़ा तिरछी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बल हटाया जाएगा पुनः इसी स्थिति में आ जाएगी बल हटाने पे। तो यानी ये क्या है? अस्थाई संतुलन है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको हम एक लाइन में बोलना चाहें तो अस्थाई संतुलन वह संतुलन है जिस पर कोई बल लगाने पर उसमें होने वाला परिवर्तन बल को पुनः हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वस्तु आ जाती है, उसी क्या बोलते हैं? अस्थाई संतुलन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अस्थाई संतुलन पे। अस्थाई संतुलन क्या है? अस्थाई संतुलन है कि अगर बल हमने लगाया तो अपनी अवस्था को ही बदल देगी। जैसे मान लीजिए अभी कुप्पी का हमने उदाहरण लिया था, ये कुप्पी का हमने उदाहरण जो लिया था, ये हो गई ऐसे कुप्पी हो गई। ये कुप्पी ऐसे, अब अगर ऐसे रखी जाए, अभी तो हमने ऐसे रखा था इसको, अभी तो हमने ऐसे रखा था, हाँ अभी जब हमने ऐसे रखा था तो ये तो संतुलन में जाता है। लेकिन ऐसे रखेंगे तो इस पर अगर थोड़ा से भी अगर बल लगाए तो ये गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। अब ऐसे गिर गई, यहाँ पे ऐसे हो गई है, तो गिर गई तो गिर गई। ये फिर अब बल हटाने के बाद ये पुनः उसी स्थिति में थोड़ी आएगी, ये तो गिर गई है, जैसे है वैसे रहेगी अब। तो इसी को अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन कहने का मतलब कि अस्थाई संतुलन में जो वस्तुएं होती हैं उस पर अगर थोड़ा से बल लगाते हैं तो होने वाला परिवर्तन बल हटाने के बाद अपनी पुनः स्थिति में नहीं आएगी वस्तु, ये हो गया। और उदासीन संतुलन जो होता है, उदासीन संतुलन वह संतुलन है जैसे कोई लकड़ी का कुंदा या सिलेंडर, पड़ा हुआ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर ऐसे हो गया, ये सिलेंडर हो गया। अब ये ऐसे है, इस पर बल लगाओगे, अगर इधर बल लगाए तो और आगे बढ़ गया, वो जिस स्थिति में पहुंच गया उसी स्थिति में रहेगा। यानी उदासीन को आप जिस स्थिति में पहुंचा दोगे उसी स्थिति में रहेगा, इसी को उदासीन संतुलन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं हम द्रव्यमान और भार में बड़ा अंतर होता है और इसको लोगों को डाउट हो जाता है इसमें। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक 5x4 का कोई बॉक्स है और ये पूरा लोहे का बनाया गया है और ठोस बनाया गया है। बॉक्स क्या, वो एक मान लीजिए कोई लोहे का या किसी भी चीज़ का ठोस बनाया गया है और ये 5x4 का है। तो अब इसमें जितना भी पदार्थ लगा है, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, पीतल हो, वो द्रव्यमान है। वो क्या है? द्रव्यमान है। अब ये आप कहीं भी लेके जाओ, ये 5x4 ही रहेगा और ये ठोस है तो ठोस ही रहेगा।
इसको कहीं भी लेके जाओ, किसी भी ग्रह पे परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम भार की बात करें तो भार, अगर इसका भार यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 kg है, यहाँ पे 50 kg है, तो और कहीं ले जाओगे तो 40 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। एम का मतलब हो गया मास, मास यानी द्रव्यमान, एम मास हो गया यानी द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य पर 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, जी का मान है। पृथ्वी पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बुध पर 3.6 है, प्लूटो पर 0.4 है, शुक्र पर 9 है। तो अलग अलग ग्रहों पे तो यानी द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान अगर 10 kg है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर 10 को आप 9 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 90 होगा। लेकिन 274 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 274 गुना बढ़ गया। तो यानी सूर्य पर अधिक हो जाएगा और यहाँ पृथ्वी पे कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा बुध पर, उससे भी कम हो जाएगा 0.4 है तो प्लूटो पर। तो भार जो है प्रत्येक ग्रह पे इसलिए बदल रहा है क्योंकि जी का मान प्रत्येक ग्रह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान बदल नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए वही है, किसी वस्तु भार यानी वेट, किसी वस्तु पर उसके ग्रह द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रह जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है, तो भार प्रत्येक जगह अलग अलग ही होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गति के समीकरण। गुरुत्वीय गति के समीकरण जो है गैलीलियो ने दिया था। गुरुत्वीय गति के 3 समीकरण गैलीलियो ने दिया था, और ये तीनों नियम कौन से हैं, ये पहला नियम है, यहाँ पे क्रम याद कर लीजिएगा, ये दूसरा नियम है और ये तीसरा नियम है नीचे वाला, यानी ये तीसरा है। पहला क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। और इसमें कभी कभी अब क्या होता है, संबंध पूछ लिया जाता है कि पहला समीकरण में कौन कौन संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर v और t, सब में आखिरी वाले को हम ध्यान रखेंगे, v और t। v यानी वेग हो गया, वेग यानी अंतिम वेग, और t यानी समय। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण। इसमें s और t में संबंध बनता है, s क्या हो गया, विस्थापन, t हो गया समय। तीसरा में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर यानी अंतिम वेग, s यानी s क्या हो गया, विस्थापन, यानी विस्थापन और वेग में संबंध बनता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें तीनों समीकरण में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले v हमने बताया आपको प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक, एक मिनट, v बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। u क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। इसके बाद a क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण। t क्या हो गया आपका, समय। s क्या हो गया, विस्थापन। ये हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तीनों सूत्र पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं। पहला सूत्र कौन सा है, या पहला समीकरण गैलीलियो ने जो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गति के का पहला समीकरण क्या है, तो v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा पूछ ले तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसके बाद दोस्तों लिफ्ट में पिंड का भार। देखिए लिफ्ट जो होता है उसमें पिंड का भार अलग अलग होता है। जैसे लिफ्ट में पिंड के भार 5-6 कंडीशन इसमें बनती है। एक तो वेग समान तो भार समान। अगर वेग समान, कोई भी लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, ऊपर या नीचे जा रही है तो वेग समान रहेगा। अगर समान वेग से तो भार भी समान रहेगा। अगर आप 5 kg के हैं तो आपको लगेगा हम 5 kg के हैं। लेकिन कब, कंडीशन उसके साथ है, अगर वेग समान है तब, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ये बात। दूसरी बात, यदि लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आती है, यदि जैसे लिफ्ट जो है ए त्वरण के साथ, ए त्वरण का मतलब कोई भी त्वरण, एक हमने यहाँ पर मान लिया ए का मान जो भी दिया रहे, उस त्वरण के साथ नीचे आ रही है, तो अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और उसमें त्वरण है तो आपको क्या होगा, आपको भार लगेगा कि हमारा भार कम हो गया है, यानी भार कम महसूस होगा अगर नीचे आ रही है, ए त्वरण के साथ नीचे आ रही है। अगर किसी त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, कोई भी त्वरण हो, यहाँ पर ए का मतलब एक कोई मान नहीं है,
ए का मान, ए एक माना हुआ नंबर है समझ लीजिए, और इसका मान दिया रहेगा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ए का मान यहाँ पे ये नहीं मान लीजिएगा कि मान लीजिए दे दिया है कि अगर पिंड पृथ्वी, अब लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि त्वरण यानी पिंड का जो वेग दिया गया है उससे अधिक बढ़ेगा, कहने का मतलब वेग जो है बढ़ेगा, तो क्या होगा, भार आपको कम महसूस होगा नीचे आ रही त्वरण के साथ। और अगर ऊपर जा रही है तो आपको भार अधिक महसूस होगा। अगर त्वरण के साथ, ये त्वरण के साथ ऊपर पिंड लिफ्ट जा रही है तो आपको भार जो है अधिक महसूस होगा। यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, यदि ए लिफ्ट, तो यदि लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो भार क्या होगा, अधिक महसूस होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे, लिफ्ट की डोरी टूट जाए। लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाएगी तो क्या होगा, आपको भारहीनता महसूस होगी, भारहीनता। अब भारहीनता का मतलब क्या हुआ, भारहीनता का मतलब कि आपका कोई भार नहीं है, यानी आपका भार जीरो हो गया। आपको लगेगा कि हमारे शरीर में वजन ही नहीं है, खत्म बिल्कुल, कहाँ अंतरिक्ष में पहुंच गए हो, क्योंकि अंतरिक्ष में जी का मान जीरो होता है, तो जी का मान जीरो हो जाएगा कहने का मतलब। लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो, क्योंकि लिफ्ट की डोरी टूटेगा तो वो 9.8, इसका कारण क्या है, लिफ्ट की डोरी टूटने पे कारण क्या है कि देखिए पृथ्वी का जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बहुत अच्छे से समझिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर लिफ्ट की डोरी टूट गई तो ये इसी वेग के साथ नीचे की ओर आ रहा है, और जब इसी वेग के साथ नीचे की ओर आ रहा है तो ऊपर जो रखी वस्तु है उसके नीचे से, जब उसके नीचे कोई बल लग ही नहीं रहा है तो भार उसमें कहाँ से होगा, तो इसलिए भारहीनता की स्थिति होगी, यानी भार शून्य होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यदि नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, यानी नीचे आ रही लिफ्ट, नीचे आ रही और उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो त्वरण है उससे अधिक होकर के बढ़ जाए, कितना हो जाए, ये हो जाए आपका 10 हो जाए या 15 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब क्या होगा, तब स्थिति ये बनेगी कि आप जाके छत में टकरा जाओगे। जो लिफ्ट होगी, लिफ्ट की ये छत है, एक मिनट, लिफ्ट, ये लिफ्ट में ऐसे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, तो यहाँ से अगर इसकी डोरी जब जी का मान जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है उससे अधिक मान से ये नीचे आने लगेगी तो आप जाके यहाँ छत में टकरा जाओगे। ये पांचों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ये पांचों पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग जिस पर कोई पिंड उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, पलायन वेग कहलाता है, यानी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। कैसे, किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग। अच्छा, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग आप लोग समझते होंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है, जैसे आप बाइक पे बैठे हैं या बस पे बैठे हैं, ये हो गई आपकी बस पे बैठे हैं या बस खड़ी है, आप देख रहे हैं, तो बस शुरू हुई, यहाँ से चलना शुरू हुई, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ी, अब यहाँ पे आप देखते हो तो फर्स्ट गियर लगता है, उसके बाद सेकंड लगाएगा ड्राइवर, फिर थर्ड, फोर्थ, चौथा, पांचवा गियर बदलता है। तो जब फर्स्ट गियर में गाड़ी ले के चलेगा तो स्पीड कम होगी, यानी यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू करेगा चलना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग वो है जैसे कि जो अधिकतम स्पीड वो प्राप्त कर लेगा वही अंतिम वेग हो जाएगा उसका, जाके फिर आगे रुकेगा वहाँ पे, वो भी अंतिम वेग हो जाएगा, जैसे भी समझे वो दिया रहेगा। प्रारंभिक वेग यानी वह प्रारंभिक वेग जिस पर कोई पिंड उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। जैसे एक पत्थर आप ले लीजिए और उस पत्थर को आप उठा के फेंक दीजिए, और आपके फेंकने का वेग इतना अधिक होना चाहिए कि वह पिंड जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। बाहर कब जाएगा, आपको हम पीछे बता भी चुके थे, पलायन वेग का मान अगर 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा तो क्या होगा, वो पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। यानी आप कोई पत्थर फेंक रहे हो तो 11.2 किलोमीटर नहीं, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकंड, यानी 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में जाना चाहिए, इतना वेग होना चाहिए, तब वो फिर कभी भी आपके पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा वो पिंड, इतना स्पीड से अगर आप फेंकते हो तब।
तो इसी को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही चंद्रमा पे 2.4 हो जाता है और पृथ्वी पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। यहाँ पे पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी को जो हम वी से डिनोट करते हैं और इसका मान हो जाता है वी बराबर √2gm/r। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और इसके बाद आर जो हो गया, आर पृथ्वी की या उस ग्रह की त्रिज्या की बात कर रहा है और एम जो हो गया द्रव्यमान की बात हो रही है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। केपलर जो थे इन्होंने ग्रहों के 3 ग्रह जो थे उनकी गति जो होती है उसके 3 नियम दिए थे। ये पूछा जाता है कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। फिर पूछा जाता है केपलर ने ग्रहों के गति के नियम कितने नियम दिए थे गति के, तो 3 नियम दिए थे। ये सारे क्वेश्चन हैं और ये पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न जो है हमने पहले ही वीडियो में करवा दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद थ्योरी हो गई यहाँ पे कंप्लीट, और आप जाके वो वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरा इस चैप्टर से गुरुत्वाकर्षण से जितने भी प्रश्न आते हैं वो एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। और जो ग्रहों के तीनों गति के नियम दिए हैं उसको आइए हम देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो हम डालते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सौर मंडल के पहला नियम जो था, सौर मंडल के सभी ग्रह वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और इनके अक्ष पर सूर्य होता है। ये क्या है, अब इसको समझिए। यहाँ पे सूर्य हो गया, ये हो गया सूर्य, अक्ष पर सूर्य होता है। तो अक्ष मतलब, अक्ष का मतलब हो गया केंद्र में। अब ये सूर्य हो गया तो सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे पिंड हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह हैं। 8 ग्रह तो हम जानते हैं, 8 ग्रह ये हैं जिनकी अभी तक खोज हुई है। ये नहीं है कि 8 ही ग्रह होंगे, हो सकता है और ग्रह हों, क्योंकि 8 ग्रह की खोज हुई है तो वो 8 ग्रह हम जानते हैं। और ये जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर, इनका पथ वृत्ताकार भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ भी हो सकता है। ये पहला नियम कहता है कि वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अभी देखो ये सूर्य था, हमने अभी बताया था, ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, तो कोई ग्रह वृत्ताकार पथ पर या तो फिर दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा, दोनों पे आप समझिए। ये सूर्य से एक रेखा खींच दी हमने, त्रिज्या समझ लो या कुछ भी समझो आप, ये रेखा ये सूर्य को मिला रही है और एक रेखा यहीं से हमने ऐसे खींच दिया। इसका एक एरिया निश्चित है, ये पूरा ये क्षेत्रफल, और इसी के बराबर मान लो हमने यहाँ पे एक और एरिया खींच दिया, ये हो गया। यानी इस वाले एरिया और इस वाले एरिया का क्षेत्रफल समान है। तो अगर इस एरिया को इतने 5 सेकंड में तय कर रहा है कोई ग्रह 5 सेकंड में, तो इस वाले समान क्षेत्रफल को भी 5 सेकंड में ही तय करेगा, यही कह रहा है दूसरा नियम। यानी जितना क्षेत्रफल जितने समय में, या आधा समझ लीजिए, आधा है, इस आधे ऊपर वाले इस पार्ट को, आधे भाग को ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को जितने समय में तय करेगा कोई भी ग्रह, इस वाले पार्ट को भी उतने ही समय में तय करेगा, यही दूसरा नियम कहता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे तीसरे नियम पे चलते हैं। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह के सूर्य के दूरी के घन के समानुपाती हो। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी टी, आवर्तकाल का वर्ग, ये वर्ग कर दिया हमने, ग्रह के सूर्य से दूरी, दूरी यानी त्रिज्या r के घन, घन यानी क्यूब के समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यही है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। ये यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।